शिवम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार। शिवम जी बंगाल में पहले फ़ेज़ में 190 सीटों पे चुनाव हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है और एनडीए की अच्छी खासी बढ़त दिखाई और सुनाई दे रही है। अभी आगे फ़ेज़ बाकी हैं, तो उनको लेकर के ममता दीदी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्या इसी से बचने के लिए ममता दीदी बारूद और असला वगैरह इकट्ठा कर रही हैं? क्योंकि पिछले दिनों जो रेड हुई है उनके यहाँ, उसमें ये सब सामान मिला है। क्या कहते हैं आप? मनिंदर जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। आपके सब दर्शक जय श्री राम। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है पहले 2 फेज़ में, खासकर अगर मैं पहले बंगाली परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, तो बंगाल में 6 सीटों पे चुनाव हो चुके हैं। देखिए बंगाल और यूपी 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें सातों चरणों में चुनाव, किसी में 2 में है, किसी में 1 में है, बड़े-बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु जैसा राज्य था उसमें 1 ही फेज़ में हो गया। लेकिन बंगाल और यूपी 2 राज्य हैं जिसमें साथ में हो रहा है। यूपी में कारण क्या है, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं, तो मैनेज करना मुश्किल होता है इसलिए 7 चरणों में। लेकिन बंगाल बंगाल वो खास केस है, केस स्टडी आप कह सकते हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ पे चुनाव आयोग को पता है कि कितना मुश्किल है चुनाव कराना, इसलिए एक-एक फेज़ में 3 सीट, पहले फेज़ में थी 3 सीट, दूसरे फेज़ में थी और 6 सीटें हैं। मैं कोई ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल नहीं कर रहा, तो चुनाव आयोग से बैन है, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, जो ज़मीनी रिपोर्ट है उस हिसाब से कि 6 की 6 सीट की उत्तर बंगाल से आती है, पिछली बार भी बीजेपी के पास थी, इस बार भी बीजेपी के पास है। हो सकता है कि विनिंग मार्जिन पर। अगर आप इस तरह का ट्रेंड देखेंगे बंगाल के अंदर कि बीजेपी जहाँ जीत रही है वहाँ और बड़े मार्जिन से जीत रही है, तो स्वाभाविक तौर पर ममता बनर्जी की जो धड़कनें हैं, जो उनके पसीना आना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें अब अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे एनालिस्ट और लोग बोल रहे हैं कि लगभग बंगाल में जहाँ पिछली बार भाजपा की 18 सीटें थी, सर 22 से 24 के लगभग, ज्यादातर लोग 24 के आसपास बोल रहे हैं कि वो सीटें आने वाली है। एक आंकड़ा भी था मेरे पास, अभी मैं लेके नहीं बैठा, लेकिन मैं लगभग बता भी सकता था कि कौन-कौन सी सीटें ऐसी है जहाँ भाजपा मजबूत है। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जहाँ पर भाजपा जीतती नजर आ रही, तो ममता बनर्जी को खतरा नजर आ रहा। क्योंकि देखिए भाजपा 25 से ऊपर तो जाएगी नहीं, कारण क्या है, जब तक बीजेपी की सरकार वहां नहीं आएगी वो एक थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं जा पाएगी, लेकिन अगर 25 आ जाती है, पिछली बार क्या था, तो बंगाल में ममता की 24 थी, बीजेपी की 18 थी, अब वो उल्टा हो रहा है। और बीजेपी के साथ दिक्कत क्या थी, जब बीजेपी पहली बार पिछली लोकसभा में चुनाव में आई, तो वहां के लोगों को ये टेंशन थी, ये दिक्कत थी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा बीजेपी वाले कार्यकर्ता चुनाव के लिए आए और चुनाव के बाद भाग जाए, क्या ये कोई वोटर टेस्ट करने तो नहीं आए, क्या एक्सपेरिमेंट करने तो नहीं आए। फिर लेकिन भाजपा उसके बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी रही, 4 से 76 पे आई, 77 पे आई, उसने वो करके दिखाया। उसके बाद वो उसके बाद भी लोकसभा तक लगी रही, तो अब लोगों में एक विश्वास है कि नहीं, ये यहाँ ठहरने के लिए आए हैं, रुकने के लिए आए हैं, और ममता बनर्जी को अगर कोई टक्कर दे सकता है कि आज के समय में वो सिर्फ भाजपा है। रीजन क्या है कि ममता बनर्जी हो या उससे पहले वाम दल हो, उनकी जो पूरी राजनीति रही है वो डर की रही। ममता बनर्जी ने अपना पूरा एक सिंडिकेट तैयार किया, उसमें एरिया बांट दी, भाई ये 5 जिले इसके हैं, 3 जिले इसके हैं, और एक तरीके से पूरा सिंडिकेट तैयार किया। इसमें मसल पावर है, पैसे का दम है, इन्फिल्ट्रेटर्स के वोट बैंक है और एक खास कम्युनिटी का वोट बैंक है, उस तरीके से उसने अपने एक पूरा तंत्र तैयार किया। बीजेपी ने उस तंत्र को तोड़ने के लिए क्या किया, सबसे पहले एजेंसीज वहां पर घुसी और जितने भी रोग एलिमेंट थे उन्हें पूरे बंगाल से बाहर करने का काम। हमने देखा संदेश खली में शेख शाहजहां, इस तरीके से एक पूरा मूवमेंट महिलाओं के द्वारा बंगाल में खड़ा हुआ, उसने शेख शाहजहां को बाहर किया। ज्योति प्रिया मलिक करके एक व्यक्ति है जो 5 लोकसभा का प्रभारी था, उसे बीजेपी ने बाहर किया। हम अनुव्रता मंडल, बीजेपी ने उसे बाहर किया, और छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते, एजेंसीज ने पकड़ा। शिक्षक भर्ती घोटाला हमने देखा, 26,000 लोग, 26,000 वैकेंसीज को कैंसिल किया गया। हाई कोर्ट ने कहा, केरल अपनी जगह कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि वो इलीगल थे। हमने देखा राशन घोटाला वहां हुआ, ईडी पे रेड, ईडी रेड करती है तो उन पे वहां पे हमला होता है। तो इस तरह का भ्रष्ट तंत्र, आतंक का तंत्र और विदेशी लोगों के माध्यम से वहां जो सिस्टम चल रहा था, उससे लोग भी परेशान है। लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो पोस्ट पोल वायलेंस होता था, तो बीजेपी के कार्यकर्ता अपने होमली ग्राउंड पे नहीं उतर पाता था, लेकिन बीजेपी ने स्ट्रेटेजी चेंज, इस बार महिलाएं आ गई, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, और खासकर बंगाल की जो महिला वर्ग है, जो नारी शक्ति है, वो सामने आई है। अब उसके ऊपर टीएमसी के गुंडे हमले नहीं कर सकते, क्योंकि वो नैरेटिव बिल्कुल ही पलट देगा, जितना खराब हो गया ना और खराब कर देगा। तो ये दिक्कत ममता बनर्जी के साथ है। अब ममता बनर्जी क्या है, चुनाव में एक स्टंट दोहराती है, वो काट की हांडी होती है, एक बार चल गई, लेकिन वो तीसरी बार उन्होंने चढ़ाने का प्रयास किया कि मेरे चोट लग गई। जो पहली चोट लगी वो थोड़ा चुनाव से पहले लग गई और दूसरी अब लग गई, लेकिन कोई उसे सीरियसली नहीं ले रहा। तो
बंगाल में पूरा का पूरा जो सिस्टम था, सिस्टमैटिक फेलियर था, उसे अब वहाँ की जनता को लग रहा है कि बीजेपी संभाल सकती है। लेकिन बीजेपी के साथ एक नहीं था। जब पिछली बार विधानसभा चुनाव में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप या स्टेट लीडरशिप जो कोलकाता में बैठता है, वो ग्राउंड पर है। जो ज़रूरी सपोर्ट था उस कैडर को, वो उन्होंने नहीं दिया। हमने कैडर को पेड़ पे लटके हुए देखा, खंभों पे लटके हुए देखा, महिलाओं के साथ अभद्रता देखी, और ये 1-2 केस नहीं थे, कई सौ में केस थे जो सामने आए हैं। उससे ज़्यादा तो ऐसे होंगे जो सामने भी नहीं आए होंगे। पर बीजेपी इस बार पोस्टपोल वायलेंस को हैंडल कर लेती है। इन्होंने बहुत कहा कि हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी है, नड्डा जी गए हैं, ये गए हैं। उनका आउटकम क्या हुआ? उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में कहाँ है? क्या एजेंसियों ने एक्शन लिया? उस चीज को अगर बीजेपी इस बार कंटेन कर लेती है और बीजेपी तैयारी कर लेती है, तो शायद अगले विधानसभा चुनाव में इनका मौका बन सकता है। दूसरी चीज, पिछली विधानसभा में एक और कमी, बीजेपी के अंदर भीतर खाने कई गुट बन गए, क्योंकि लोग उन्हें लगा कि ग्राउंड से ऐसा फीडबैक आया, बीजेपी की सरकार आ रही है। उन लोगों को लगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, या जो बिगर पाई का जो बिगर हिस्सा है वो मुझे मिलना चाहिए। उसमें 3-4 ग्रुप बन गए। उसमें हमने देखा कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष का एक ग्रुप बन गया। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुदेश क्या नाम है, उसका नाम बोल रहा हूँ, जो प्रदेश अध्यक्ष है बंगाल के, वो उनका एक ग्रुप बन गया। फिर कुछ टीएमसी से नेता आए हुए थे, बड़े प्रोमिनेंट नेता थे, उनका एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुपबाजी की वजह से बहुत सारी सीटें वो हार गई। प्लस बहुत सारी सीटें वो इसलिए हारे थे पिछले विधानसभा में, क्योंकि टीएमसी का बड़ा कैडर बीजेपी में शिफ्ट हुआ था और बीजेपी ने उन्हें ही चुनाव लड़ा दिया। बंगाल की जनता किससे त्रस्त थी? उन्हीं लोगों से त्रस्त थी, मुकुल राय जैसे लोगों से। उन्हीं को बीजेपी कैंडिडेट दे देते हैं, कैंडिडेचर का टिकट दे देती है। इसलिए वो जो फलीभूत होना चाहिए था, जो कन्वर्ट होना चाहिए था, वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, इसलिए दिक्कत। अब बात आते हैं संदेश खाली में जिस तरह का एक बड़ा आर्म्स एंड एम्यूनिशन का जखीरा मिला, कोल्ट की पिस्टल्स मिली, आईईडी मिली, क्रूड बॉम्ब मिले, एनएसजी को रोबोट अंदर भेजना पड़ा ये देखने के लिए कहीं फट ना जाए, तो रोबोट ने वहां पे काम किया, एनएसजी वहां पर गई। इसलिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई, वो अलग चीज है, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे जैसे कि बंगाल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला हो। और मुझे जहां तक लगता है कि ये पोल के बाद जो टीएमसी आतंक का नंगा नाच करने वाली थी ना, उसकी तैयारी शायद ये वेपन हो सकते थे। और एजेंसीज हो, सीबीआई हो, आईबी हो, उनकी सटीक जानकारी थी, उन्होंने मिड पोल में ये काम, हो सकता है ये पोलिंग में भी ये चीजें यूज होती हैं। हमने देखा कि फर्स्ट फेज में ही 100 से ज्यादा ऐसे इंसिडेंट आए, 3 सीटों पे 100 इंसिडेंट आते हैं, तो समझिए कितना वायलेंट इलेक्शन हो रहा है। और खासकर वहां जब बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहाँ टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा, तो वहां तो क्या ही होगा, वहां तो बिल्कुल एक तरीके से ग्रैब करके किसी को वोट भी डालने नहीं दिया जाएगा, ऐसी चीज हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि पूरा एक सिस्टमेटिक फेलियर था, और वो दिख रहा है। बंगाल कश्मीर बनने की तरफ है। अगर कोई नेशनलिस्ट पार्टी या राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टी वहां पर नहीं आती है, तो स्थिति और खराब हो जाएगी। दूसरी चीज, ममता कहती है कि हमने इंडिया अलायंस बनाया, मैं वो पहली महिला थी या पहली नेता थी नीतीश के साथ जिसने इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया। कोई कहती है पूरे भारत में इंडिया अलायंस है, बंगाल में इंडिया अलायंस नहीं, बंगाल में मैं अकेली लड़ूंगी। उसका रीजन, ममता बनर्जी के लिए पहला खतरा बीजेपी नहीं है, बीजेपी सेकंड पायदान पे आती है, पहले पायदान पे आती है सीपीआई, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट। क्यों? और टीएमसी, ये चारों जो पार्टियां हैं, उनका एक कॉमन वोट बैंक है, वो मुस्लिम वोट बैंक है 30%। वो इसे अपने साथ ही लोगों में नहीं बांटना चाहती, जो बाकी की पार्टियां उनमें नहीं बांटना चाहती, इसलिए उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया। इसलिए उन्होंने देखा कि एक सीट है बहरामपुर की, जहाँ शायद कांग्रेस जीत सकती थी, पिछली बार अधीर रंजन चौधरी लड़े थे, तो उन्होंने वहां भी मुस्लिम कैंडिडेट डाला। तो मुस्लिम वोट बैंक पे वो इतनी आधारित है कि अगर उसमें थोड़ी सी 2-4% की 19-20 की असर हुई, तो उनका पूरा का पूरा राजनीतिक जो गणित है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए उन लोगों को वो उस वोट बैंक को शेयर नहीं करने देना चाहिए, इसलिए उन्होंने वहां इंडिया अलायंस नहीं बनाया। फिर उन्होंने पूरा सिंडिकेट तैयार किया, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी से लड़ना शुरू किया। बीजेपी जो महिला वोट बैंक है उसमें, जो वहां का भद्र लोग है उसमें, और जो आम हिंदू है उसमें अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहा। दूसरी चीज, मतवा वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है। ये के बाद आप मानिए एक वोट, नॉट अ सिंगल वोट विल गो टू टीएमसी, सब बीजेपी के पास आने वाला है, बड़ा वोट बैंक है, तो बीजेपी के लिए प्लस है वहां पर। लेकिन कॉम्प्लिसेंसी ना आ जाए बीजेपी में, ये उसे देखना होगा, उसकी लीडरशिप को देखना होगा कि वहां पर कॉम्प्लिसेंसी नहीं आती।
एक और उदाहरण देता हूँ कि टीएमसी किस तरीके से काम करती है। बीरभूम से बीजेपी के एक कैंडिडेट ने जो एक्स आईपीएस ऑफिसर थे, उन्होंने रिजाइन किया, बीजेपी से टिकट लिया और उन्होंने चुनाव लड़ने का तैयारी कर ली। उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं दिया गया स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल कैडर से आए। तो उनका पर्चा कैंसिल हो गया, बीजेपी ने एक डमी कैंडिडेट उतारा, अब उसे वहां से इलेक्शन लड़ना। लेकिन उसी दौरान एक और आईपीएस ऑफिसर ने रिजाइन किया 9 मार्च को। 10 मार्च को उन्हें पीएमसी से टिकट मिलता है। उनके सारे नो ड्यूज सर्टिफिकेट और जो भी जरूरी कागज है वो क्लियर कर दिए जाते हैं, उन्हें चुनाव लड़ा दिया जाता है। तो ये एक तरीके से ना जंगल में जैसे होता है ना कि कोई रूल नहीं होता, सिर्फ एक चीज है, जीत, वो इंपॉर्टेंट है, वो वहां पर है। तो और वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। तो इस तरह की राजनीति वहां पर हो रही है। बाहर बैठकर उस डायनेमिक्स को देखना अलग है और उस डायनेमिक्स में काम करना बहुत अलग है। शुभेंदु अधिकारी जो प्रदेश अध्यक्ष है, मुझे लग रहा है कि कोई फाइटर नेता है। पिछली बार जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो संगठन में बहुत अच्छे थे, सब काम बहुत अच्छा करते थे, उन्होंने मैनेज किया। अब जीरो से कोई इतनी आगे तक लाना बड़ी बात है, लेकिन ममता बनर्जी को एक ऐसा नेता चाहिए जाकर सीधा टक्कर ले, हेड ऑन कोलिजन करें। जाके उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया। इसलिए बीजेपी लोकसभा में अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी को बहुत ग्राउंड कवर करना है, हर जिले, हर तालुका, हर गांव तक अपने कैडर को पहुंचाना है, अपनी ये मैं कह सकता हूँ संगठन को बचाना है, और उससे महत्वपूर्ण उसे वहां बचाना है। बचाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बचाना उससे इंपॉर्टेंट है। इस तरह का तंत्र वहां है, इसलिए बंगाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो थोड़ी बहुत सीटों का नुकसान बिहार में होता दिखाई दे रहा है, या अब राजस्थान में भी होता दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि 4 से 5 सीटें ऐसी है जो राजस्थान में फंसी हुई है, और 4 से 5 ऐसी ही सीटें बंगाल में, माफ कीजिएगा, बिहार में फंसी है। वो कवर अगर बीजेपी कहीं कर पा रही है तो वो बंगाल में कर, सीधा 5 से 6 सीटों का फायदा बंगाल में बीजेपी को आज के समय में हो रहा है। और ये मोमेंटम बना रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 फेज में चुनाव है, अभी 1 महीना और है, 2 तारीख को लास्ट इलेक्शन है, तो पूरा मोमेंटम लास्ट तक बना रहे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आपने बहुत सही कहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोकस पर्टिकुलरली जब से संदेश खली की घटना हुई है, वो जल्दी-जल्दी वहाँ दौरे भी कर रहे हैं और उन्हें वहाँ बहुत प्यार भी मिल रहा है। पिछले दिनों मैं देख रही थी मालदा में उन्होंने रोड शो किया, लोगों ने उन्हें सिर आँखों पे बिठाया। आगे बढ़ते हैं, वोटिंग का जो परसेंटेज है, वो बड़ा डाउन जा रहा है। इससे किसको फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा? ये भी ज़रा दर्शकों को बता दीजिए। मैं एक पिछले वाले क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज रह गई, संदेश खली का बड़ा नाम आ रहा है, संदेश खली में सारी चर्चा। संदेश खली बशीरहाट सीट में आती है और 95% चांस है कि हार रही है, क्योंकि वहाँ डेमोग्राफी ऐसी है, वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती। वहां से मोमेंटम तो पूरे बंगाल में जा रहा है, लेकिन वो सीट बीजेपी के पास। अब आपने बात कही वोटिंग परसेंटेज की। हमने देखा पहले फेज में, अगर हम 2019 से कंपेयर करें, 2019 के फर्स्ट फेज से कंपेयर करें, तो वोटिंग परसेंटेज 4% नीचे आया। और सेकंड फेज का अगर पिछले सेकंड फेज से कंपेयर करें तो 1 या 1.5% नीचे आया। मैं अगर कोई ये कहेगा कि बहुत मैसिव जंप है, मतलब बहुत ज्यादा डाउनफॉल है, ऐसा नहीं दिखता। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है और वो हर समय होता है। दूसरी चीज, जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए खतरा है, बीजेपी का वोटर बाहर नहीं निकला है, और मैं तो ये नहीं समझ पा रहा कि वो उनके पास डेटा कहां से आए, विपक्ष का वोटर बाहर ना निकला। चुनाव ठंडा रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि एक जो 2 पक्ष है, एक मोदी पक्ष वाला, एक मोदी विरोधी वाला। मोदी पक्ष वाला इसलिए बाहर नहीं निकला, उसमें मोदी तो आ ही रहा है, वोट करके क्या फायदा। विपक्ष ये कह रहा है मोदी तो कहीं जा ही नहीं रहा है, तो वोट करके क्या फायदा। तो वो दोनों एग्ज़ैक्टली। तरफ से लोग हल्के पड़े। दूसरी चीज, चुनाव इसलिए भी गर्म नहीं है क्योंकि विपक्ष, यूपी जैसा राज्य हो, दिल्ली हो, और राजस्थान में छोड़िए, थोड़ा सा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, विपक्ष को लग रहा है क्लीन स्वीप है, खर्चा क्यों करना। वो खर्चा नहीं करना चाह रहे। जब तक खर्चा नहीं होगा, चुनाव गर्म कैसे होगा। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार की पार्टियां हैं, सरकारें हैं, वहां चुनाव गर्म है। नेपाल देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, आंध्र देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, केरल देख लीजिए, सब में गर्म था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार है और जब विपक्ष मान के बैठा है कि क्लीन स्वीप है, वहां पर ऐसा हो रहा है। इसका एक उदाहरण देता हूं। जुलाऊ सीट सपा को दी कांग्रेस ने, क्या लड़ी है। सपा के कैंडिडेट ने जानबूझकर, ऐसा कहा जा रहा है, सोर्सेज है कि जानबूझकर पर्चे में चीजें अधूरी छोड़ी, क्योंकि वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे थे।
उन्हें लग रहा था मैं पैसा भी खर्च करूँ, लाख करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इतने लोकसभा में लग जाते हैं और चुनाव भी हारे, क्या फ़ायदा होगा? वो सब भी छोड़ दीजिए। आज का उदाहरण ले लीजिए, इंदौर इंदौर में कैंडिडेट ने पर्चा भरा, उसके बाद पर्चा वापस लेने गया कौन? बीजेपी का विधायक जी, मेंडोला जी। साहब, वो उनके साथ गए, नहीं पर्चा वापस ले लो, और बाद में पूरी की पूरी बीजेपी, वहाँ की जिले की बीजेपी उसी व्यक्ति के घर खाना खा रही है। सूरत में हम चीज़ देख चुके हैं। अरुणाचल में 10 सीट ऐसी हैं जो निर्विरोध विधानसभा में जीती गई बीजेपी। क्योंकि विपक्ष हथियार डाल चुका, विपक्ष को लग रहा है कि हमारे पास डिलीवर करने के लिए नहीं है, अपनी बात रखने के लिए नहीं है। वो न्याय की बात करते हैं, उसकी अलग बात करेंगे कि वो क्या बात है। जी, जी। लेकिन मोदी की जो लहर है, मोदी जिस तरीके से काम कर रहा है, वो इसलिए उसने चुनाव को ठंडा कर दिया। और फिर मोदी लोगों जी ने का कहा जी, कि प्लीज़ कैरी ऑन। हाँ, फिर लोगों ने कहा कि भई फर्स्ट फेज़ में चुनाव ठंडा रहा, इसलिए मोदी जी ने हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। यही वो लोग मोदी को असेस करने की गलती की। मोदी ने सेकंड वो हिंदू मुसलमान इसलिए नहीं किया कि वो फेज़ में उन्हें दिक्कत थी फर्स्ट फेज़ में। उन्होंने कहा गाड़ी 100 पे भागी है, 150 या 200 की गियर में लेना है। एस्टिमेट जी, कर देते हैं। एवलांच लिया था, अगर 300 सीट आ रही है तो क्यों ना इस मोमेंटम का फायदा उठाए, 400 लिया है, 450 लिया है। तो उन्होंने कहा कि छोड़ना नहीं है, बिल्कुल जड़ से उखाड़ देना। इसलिए जो उस गियर को चेंज किया ना, वो डर में नहीं किया, क्योंकि कंट्रोल आ चुका गाड़ी पे, उन्हें पता है कौन सी सेटिंग्स किधर है, उसे अब और अच्छे से भगाना शुरू कर दिया। ये मोदी की खासियत है। हमने गुजरात में देखा, गुजरात में हर बार ये होता था कि मोदी, लोग कहते थे अब की बार ऐसा है, मोदी से परेशान है, एंटी इनकम्बेंसी है। मोदी को लगता था फर्स्ट ये अच्छा हुआ, वो और तेजी से लगते थे। इसलिए 152 या कितनी सीटें आई, 55 सीटें। मैंने उस चुनाव से पहले ट्वीट कर दिया था कि माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड टूट सकता है, और वो टूटा। ऐसी स्थिति गुजरात में, उसी मॉडल को, उसी एक्सपीरियंस को, ये गुजरातियों की जो दो की जोड़ी है ना, उसने पूरे देश में रेप्लिकेट किया और उसमें सफलता पाई। इसलिए जो कह रहे हैं वोट बैंक कम है, वोटिंग कम है, तो मुझे पहले तो वो डेटा बता दें कि उन्होंने कौन से बूथ से उठाया, कौन सी एजेंसी ने सर्वे किया कि इनके पक्ष में वोटिंग कम की। मैंने तो देखा है गुड़गांव कह रहा हूँ, गुड़गांव में तो वोट नहीं, गाजियाबाद, नोएडा, जो हाई राइज सोसाइटीज हैं, उन्होंने ज्यादा वोट किए ग्रामीणों से, और वो तो बीजेपी के नैसर्गिक वोटर माने जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी इसलिए फ्लॉड है क्योंकि विपक्ष के पास और तो मुद्दा नहीं है, और ये प्रोपेगेंडा और नैरेटिव की लड़ाई होती है ना इलेक्शन में, परसेप्शन की लड़ाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट। यूट्यूबरों के माध्यम से उन्होंने फैलाने का प्रयास किया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और फायदा बीजेपी को, और बीजेपी का वोटर है ना, वो साइलेंट वोटर, उसे पता है मुझे वोट करना, तो जाके कर रहा है। आप करते रहिए कुछ। अ, कन्हैया की बात करते हैं, बंगाल से सीधे दिल्ली। बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। अरविंदर लवली ने इस्तीफ़ा दिया और 4 पेज का उसमें जो है काफ़ी आरोप लगाए, प्रत्यारोप किए, और कहीं न कहीं आप और कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ हैं, उनको लेके शायद उनको ज़्यादा दर्द हुआ है। लेकिन उनका ये कहना था कि टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले लोगों को कांग्रेस क्यों टिकट दे रही है? अब ये सवाल मेरा भी आपसे है कि जब राहुल गांधी जोड़ो-तोड़ो यात्रा करते हैं और भारत जोड़ने की बात करते हैं, हालाँकि ये बात उन्होंने कभी दिल से नहीं कही है, लेकिन टुकड़े-टुकड़े गैंग के लोगों को वो टिकट क्यों दे रहे हैं, जबकि पार्टी में भी इतना ज़्यादा विरोध है? जी, सबसे पहले तो आपने जो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा की बात की, सबसे पहले जो पहली वाली, शुरू कहाँ से? केरल से। केरल में किस पादरी से मिले? जो ये कहता है कि जीसस इज द रियल गॉड, नॉट लाइक द शक्ति। वो इस तरह का शब्द यूज करते हैं, और वही चीज बाद में राहुल गांधी क्या कहते हैं कि वो शक्ति का प्रतीक है मोदी जी, जो देश को तोड़ना चाह रही है। मोदी ने किस तरीके से नैरेटिव चेंज कर दिया। उसके बाद जो दूसरी यात्रा थी, उन्होंने शुरू कहां से की? मणिपुर से। कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता थे, वो बता रहे थे कि सबसे ज्यादा विरोध हुआ कांग्रेस के अंदर से। उन्होंने कहा मणिपुर से मत कीजिए, लेकिन उन्होंने मणिपुर से किया। रीजन है, जब व्यक्ति अपने विवेक से ना चल रहा हो और उसके पीछे से कोई और चाबी डाल रहा हो, तो व्यक्ति उस चाबी के हिसाब से चलता है, अपने विवेक के हिसाब से। राहुल गांधी इज नॉट अ सीजन पॉलिटिशियन, वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ, 2 तारीख को इलेक्शन खत्म होगा ना, 2 की शाम को या 3 की सुबह को आपको थाईलैंड या कहीं और मिले, और चुनाव के सही कह रहे हैं। बीच में 4 दिन वो व्यक्ति गायब रहा। मोदी दिन में 4 रैली कर रहा है, राहुल गांधी दिन में 2 रैली कर रहा है, और उसमें भी 4 दिन की छुट्टी मार रहा है। तो आप ये स्थिति समझ लीजिए। आपने बात की कन्हैया कुमार,
क्यों टिकट दिया गया? राहुल गांधी आज कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं, एक एनजीओ के रूप में और इस देश में ज्यादातर एनजीओ वामपंथी सोच को लेकर चलते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा पसंद व्यक्ति कौन है जिससे सबसे ज्यादा राय लेते हैं? वो है सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी भारत में परमाणु बम को खत्म कर पाकिस्तान से संबंध अच्छे बनाएंगे, इजराइल से संबंध तोड़ लेंगे और फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे। उस व्यक्ति से ये अपनी सोच को डराइव कर रहा है, अपने आइडियाज को डराइव कर रहा है। तो कन्हैया कुमार को टिकट दिया तो बहुत छोटी बात। बहुत सारे ऐसे दुर्दांत आतंकी होंगे जिन पर 50-50 लाख का इनाम होगा, जो जंगलों में घूमते होंगे रेड कॉरिडोर में, उन्हें भी टिकट दे सकते, कोई बड़ी बात। कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया। कन्हैया कुमार की बात चली कि इन्हें बेगूसराय से लड़ा जाएगा, वहां लालू ने मना कर दिया टिकट दिया जाएगा। ठीक है, लालू को दिक्कत ये मेरे लौंडे की राजनीति खराब करेगा, इसलिए पप्पू यादव को भी टिकट नहीं दिया गया। फिर उन्होंने कहा नहीं यार, तू तो मेरा ही आदमी है, मेरी सोच का व्यक्ति है, तुझे तो टिकट जरूर देना है, चाहे कांग्रेस में ताला लग जाए। उन्होंने कहा ठीक है, तुझे उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ाया जाएगा। लड़ाया किसके सामने जा रहा है? मनोज तिवारी के सामने। 4 से 5 लाख के वोट मार्जिन से वो व्यक्ति जीत रहा है। मनोज तिवारी कह के जा रहा हूँ, क्लिप लगा दीजिएगा जिस दिन रिजल्ट है। इस बड़े मार्जिन से वो जीतने जा रहा है और ये मार्जिन अब और बढ़ सकता है। इस तरह की अंदर खाने लड़ाई झगड़े कांग्रेस में हुए हैं उदित राज और कन्हैया पटेल। इस दिन परिचय बैठक थी कन्हैया के कैंडिडेचर के बाद, उसने संदीप दीक्षित को जब मंच पर बुलाने का प्रयास किया तो संदीप दीक्षित ने गालियां दी हैं और वो गालियां दी हैं जो हम लोग यूट्यूब चैनल पे नहीं बोल सकते। कॉलर पकड़ लिया, धक्का मुक्की हुई। और ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को पिछले 30 साल 40 साल से दिल्ली के अंदर चला रहे हैं। संदीप दीक्षित, जेपी अग्रवाल, अरविंदर सिंह लवली, अजय माकन, राजकुमार चौहान, ये बड़े नाम हैं जो कांग्रेस को चला रहे थे। लेकिन एक दीपक बावरिया नाम से बाहर से एक प्रभारी आता है और वो अपने हिसाब से चलाने लगता है। प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से कार्यालय में चपरासी की नियुक्ति नहीं कर सकता, वो प्रभारी नियुक्त कर रहा है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा अगर सारा काम दीपक बावरिया को करना है तो दूसरी चीज, वो इसलिए भी नाराज थे कि सातों की सातों सीटों पे कांग्रेस की लोकल लीडरशिप लड़ना चाहती है। उस जाहिर तौर पर उसमें अरविंदर सिंह लवली को भी टिकट मिलता, लेकिन सीट शेयरिंग में 3 सीट मिली, उसमें भी 2 बाहरी को दे दी, तो 3 लोगों के टिकट कट गए, संदीप दीक्षित और राजकुमार चौहान और आपके लवली साहब। ये 3 बड़े नाम थे जिन्हें टिकट मिलना चाहिए। लेकिन इस तरीके से कांग्रेस ने अपना गठबंधन कर यूपी में अपना कैडर खत्म कर दिया, अपनी पार्टी खत्म कर दी। वही काम आज दिल्ली में हो रहा है। ममता बनर्जी से सीखते ना, उन्होंने अपनी सीट, अपना वोट बैंक नहीं बांटा, अकेली लड़ रही है महिला। आप भी लड़िए ना अकेले। अब वोटर जो आज तक साथ लड़ रहा था, 2-1.5 महीने पहले तक लड़ रहा था आपस में, अब वो साथ वोट कैसे मांगेगा? ये सब चीजें नेता मिल जाते हैं, लेकिन जमीन पे आइडियोलॉजी और कैडर कैसे मिलेगा? भाई ये कार्यकर्ता है जिससे मैं सारी जिंदगी से लड़ता रहा हूँ, मैं कहूँ भाई चल मैं तेरे साथ टिकट वोट मांगूंगा, क्या संभव है? इसी रूम में बैठ के गठबंधन बन जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे परिवर्तन नहीं होता। उसके लिए टाइम चाहिए। करना था आपको 1 साल पहले करना, माहौल बनता, लेकिन वो चीजें नहीं। वही चीज कांग्रेस की लीडरशिप को पसंद नहीं आई, इसलिए लवली साहब ने इस्तीफा दिया। उसके बाद आसिफ मोहम्मद नाम का एक विधायक उनके घर जाता है, मारपीट करता है और क्या क्या नहीं होता। जो पार्टी के कार्यालय के अंदर चीजें होनी थी, बातचीत होनी थी, संवाद होना था, जो भी होना था, वो सड़क पे हो रहा था। और राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, एक बयान आया, दीपक बावरिया का एक बयान आया, किसी का वहां से कोई नहीं है, क्योंकि सब उससे पेड़ छुड़ाना चाहते। कोई देखिए गांधी परिवार के साथ क्या दिक्कत है ना, दे वांट पावर विदाउट एनी रिस्पांसिबिलिटी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, ये राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है और खड़गे जी राष्ट्रीय, उन्हें पावर चाहिए। कल सब राहुल गांधी, किसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश नहीं है, लेकिन अगर कुछ गलती है तो खड़गे जी की है, कुछ अच्छा है तो राहुल जी का, तो कुशल नेतृत्व है। और इतना कुशल नेतृत्व है कि राहुल गांधी जी लगभग 100 चुनाव लड़ चुके हैं, 20 भी नहीं जीते। और इस बार 40 से कम सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले हिसाब लगा रहा था, पूरे उत्तर भारत में 7 सीट आ रही है कांग्रेस की, वो भी राजस्थान सही जोड़ कह लो रहे तो, हैं। वो भी राजस्थान जोड़ लो, 7 सीट पूरे उत्तर भारत में। तो 40 का आंकड़ा किस हिसाब से तय कर रही है, मुझे अगर कोई आलिम फाजिल व्यक्ति हो तो मुझे बता दें। 40 सीटों का शिवम आकार है जी, कांग्रेस को। 25 से 30 सीटें मिलेंगी जी, और फिर हम इसी पे चर्चा कर रहे होंगे एक दिन।
ये इनका हाल हो गया है। वहीं राहुल नहीं गांधी। बात ये मैं एक जी, लाइन बोल दूँ, बात ये देखिए, जी। इसकी चर्चा करनी कांग्रेस को चाहिए कि सीट कम क्यों आ हुँ, रही है और चर्चा हम लोग करते हैं, इसलिए उसकी सीट कम आती है। बिल्कुल। जी, राहुल गांधी को क्या हो गया है, मतलब वैसे तो ये बड़बोले और बदजुबानियों के लिए बड़े फ़ेमस हैं, लेकिन अब तो इन्होंने बिल्कुल मुकरना शुरू कर दिया है। एक वीडियो जो इनके यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वही वीडियो कह रहे हैं कि इसको तो मैनिपुलेट कर दिया है बीजेपी ने एआई से। उसमें राजपूतों के लिए कोई बात कर रहे हैं। अ, एक अलग-सा नैरेटिव जी, सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? जी। सबसे पहले तो मैं आपने राजपूतों की बात की, मैं एक थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। पूरा नैरेटिव सेट करना का प्रयास किया उत्तर भारत में कि राजपूत नाराज़, पॉकेट्स में जाट नाराज़ हैं, उसमें अलग-अलग और राजपूतों के जी, बड़े-बड़े ट्विटर पे हैंडल चले, जिन्होंने इस पूरे नैरेटिव को प्रमोट किया। सन्स ऑफ राजपूत करके एक था, मैं चला रहा था, जी, वेस्ट यूपी के 4 मुस्लिम लड़के और वो सबसे बड़ा ट्विटर हैंडल था जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। राजपूतों का कहीं भी कोई ऐसा विरोध नहीं। अच्छा कोई विरोध होता तो ऑर्गेनिक विरोध होता, ये एकदम से चुनाव में कैसे खड़ा होके आ गया? साफ है कि एग्ज़ैक्टली। फंडिंग फंडिंग के माध्यम से ये सब चीज़ें होती हैं। 2022 के चुनाव से पहले यूपी में वो ये माफ किया ब्राह्मणों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था कि हमारा विकास त्यागी विकास अ, मार दिया जो गैंगस्टर था। इस तरीके से पूरा एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया। क्या हुआ? योगी जी पूर्ण बहुमत की सरकार लाए, 250 से ऊपर सीटें लाए। ऐसा ही अब यूपी में होने जा रहा है। 70 के प्लस सीटें बीजेपी बड़े आराम से सिक्योर कर रही है क्योंकि अब बीजेपी का संगठन बड़े आराम से सिक्योर कर पा रहा है। स्थिति ऐसी वो है। दूसरी चीज, मैं एक छोटा सा सर्वे करता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पे हजारों वीडियोस होंगे इस पूरे आंदोलन के ऊपर, पक्ष में विपक्ष में हर तरीके से लोगों ने बनाए। आप उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखिए कितने राजपूतों ने बीजेपी को गाली दी। वो वीडियो तो राजपूत भी देख रहे होंगे ना। जब मैं मान लो यूपी से आता हूँ, मुजफ्फरनगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, राजपूतों का बहुत बड़ा आंदोलन वहाँ सरगना में चल रहा था। तो भाई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी तो वहाँ कमेंट करते हैं कि भाई हमें कुछ दिखाई दिया ऐसा, कहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं। और जो उन वीडियो को देख रहे हैं ना, आधे लोग तो वो इसलिए देख रहे हैं भाई ऐसा क्या हो गया राजपूतों का आंदोलन जो मुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अजीत अंजुम को दिखाई दे रहा है, रवीश कुमार को दिखाई दे रहा है, ध्रुव राठी को दिखाई दे रहा है, और मैं जहाँ हूँ मेरे शहर की मेरी मोहल्ले में वो सभा हुई और मुझे दिखाई नहीं दिया। इसलिए ये नैरेटिव यूट्यूब के ऊपर तो चल रहा है लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। और जब ग्राउंड पे ये नैरेटिव नहीं जाता और अपेक्षाकृत उल्टा रिजल्ट आता है तो लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। ईवीएम हैक नहीं हुई, आपकी जो पॉलिटिकल समझ है, ग्राउंड की जो रीडिंग है वो आपको करनी नहीं। अब इसके बाद आते हैं राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा राजाओं महाराजाओं ने जमीन छीनी। दरअसल राहुल गांधी है ना, वो ऐसे हैं कि जैसे पांचवी क्लास का बच्चा बॉलिंग कर रहा हो और विराट कोहली बैटिंग कर रहा हो, विराट कोहली है मोदी जी, वो फुल टॉस देते हैं और मोदी जी छक्का मार देते हैं। उन्होंने न्याय पत्र लाए, 5 न्याय की बात रखी, मोदी जी ने फुल टॉस बनाया, रिजर्वेशन और पता नहीं क्या क्या चीजों को कहां से कहां ले गए। यही कला है उस व्यक्ति की। उसके बाद उन्होंने राजा महाराजाओं की बात की, उन्होंने मुगलों से जोड़ दिया और चीजों से जोड़ दिया। राजनीति है। मोदी ने तो साफ कहा था ना, 4.5 साल पॉलिसी मेकिंग करूंगा, गवर्नेंस करूंगा, देश चलाऊंगा, 6 महीने करूंगा राजनीति। वो 6 महीने चल रहे हैं और 2 तारीख को खत्म भी हो जाएंगे। तो उस दौरान मोदी जी ने चीजों को अपने हिसाब से पूरा मोल्ड किया, अपना नैरेटिव सेट किया और वो उनका हक है। और क्या कांग्रेस को मौका मिलता वो नहीं करती? वो भी करती। यही पॉलिटिक्स है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एआई से मेरी वीडियो को मॉप किया गया। जाइए उसी में कंप्लेन कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। क्या अमित शाह की वीडियो मॉप हुई, वो सर्कुलेट हुई, उसके बाद गिरफ्तारियां नहीं हुई? आपकी राज्यों में भी सरकारें हैं ना, आप चलिए कह रहे हैं हमारे पास एजेंसी नहीं है। कर्नाटक में करा दीजिए एफआईआर, तेलंगाना में करा आज दीजिए एफआईआर, आज वहां से प्रधानमंत्री ने गिरफ्तारियां करवाइए। प्रधानमंत्री ने आज इस पे अपना एक वक्तव्य दिया है, मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहती हूँ। का उपयोग कर मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो
ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरों से, ऐसे वीडियो से समाज के अंदर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। देश में अगर शांतिपूर्ण चुनाव चलते रहे तो इनके इरादे कभी भी सफल नहीं हो सकते और इसलिए आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर देश में कोई बड़ी हरकतें करने का इनका इरादा है और मैं एक बड़ी गंभीरता से उन पर आरोप लगा रहा हूं। सामाजिक तनाव पैदा करके अनहोनी घटनाएं घटे, इसके खेल खेले जा रहे हैं और इसलिए मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की सातारा की पवित्र धरती से देशवासियों को कहना चाहता हूं, मीडिया के मेरे साथियों को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश की एकता के लिए कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पे आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकारी दे। तो बड़े साफ शब्दों में चेता दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। तो आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी इस पे मैं, प्लीज। जी मैं काफी समय से कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस की या जो विपक्ष है या जो खासकर ये लिबरल गैंग है, लेफ्टिस्ट जिहादी लिबरल गैंग है, उसकी स्ट्रेटेजी, इफ यू कांट कन्विंस यू कंफ्यूज। अगर आप मना नहीं सकते तो उन्हें कंफ्यूज कर दीजिए, वही कंफ्यूज कर दो। के माध्यम से कर किया जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण है, मोदी जी ने क्या कहा कि अगले 1 महीने में ये कुछ बड़ा करने वाले हैं और पूरी जिम्मेदारी से आरोप लगा रहा हूँ, एक प्रधानमंत्री इतने बड़े स्तर पर अगर कोई चीजों को इतनी गारंटी के साथ कह रहा है तो जाहिर तौर पर पीछे मोदी जी ने, जब हमें याद है पंजाब में उनके ऊपर हमले का प्रयास हुआ तो उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और बाद में वो चीजें लोग कह रहे थे कि मोदी जी का मुकाबला है, झूठ बोल रहे हैं, बाद में पता लगी कि वो सही थी। तो अगर मोदी कोई बात कह रहा है, और एक और महत्वपूर्ण, यही तो मोदी की खासियत है। ये लोग पूरा साल, 2 साल, 5 साल होमवर्क करते हैं, मोदी आता है 15 मिनट का, आधे घंटे का भाषण देता है और होमवर्क इनका 1 साल का खत्म। कारण मोदी की विश्वसनीयता है। मोदी कुछ बोलता है तो लोगों को लगता है कि हाँ सही है, यही है, इसलिए शब्द यूज किया गया, मोदी की गारंटी। मोदी ने कहा होगा तो सही होगा, ये विश्वास अगर कोई नेता हासिल कर पा रहा है, इसलिए जब वो अपनी बात कहता है तो वो लोग मान रहे हैं। ये तो 26 लोग मिलकर बोल रहे हैं ना, 26 में से 1 की, 2 की, 2.5 की, 2.25 की, कोई तो मानता। 1 की भी नहीं मान रहे और मोदी अकेला खड़ा है, उसकी सब मान रहे हैं। फिर विश्वसनीयता, वो सबसे बड़ी पावर उस व्यक्ति मोदी की, इसलिए वो चुनाव जीत रहा है और कोई कारण नहीं है। इसलिए बात होती है मोदी लहर की, मोदी की गारंटी की, वो विश्वसनीयता के कारण आती है और वो उन्होंने जो डिलीवर किया। और दूसरी चीज, हो सकता है बहुत सारे निर्णय उनके गलत रहे हों, लेकिन जनता ने हमेशा ये देखा इंटेंट सही था, नियत सही थी। एग्जीक्यूशन में गलती हो सकती है, सिस्टमैटिक फेलियर हो सकता है, बहुत सारे एक्स वाई जेड एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, लेकिन वो इंटेंट की कमी अब तक कहीं दिखाई नहीं, इसलिए जनता साथ। कांग्रेसी इन दिनों एक बड़ी सनसनी भरा बयान दे रहे हैं। जब भी इनको मौका मिलता है, डाइस मिलता है, तो कहते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये अब आखिरी चुनाव है। ये सब क्या है? देखिए, इन्होंने कहा कि संविधान खत्म हो जाएगा। देखिए, संविधान तो वैसे खत्म, उसका सबसे बड़ा है ईश्वरनंद भारती केस 11 या 13 कुछ जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की आज तक सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, साफ साफ कहा कि संविधान के मूल प्रारूप को आप बदल ही नहीं सकते। तो मोदी आए, राहुल आए, इंदिरा आई थी, इंदिरा किस टाइम में ही जजमेंट आया था, तो वो कोई नहीं बदला। दूसरी चीज, हाँ संविधान में अमेंडमेंट हो सकता समय के साथ, 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा किसने किए? इंदिरा गांधी ने किए ना, जवाहरलाल नेहरू ने किए ना।
संविधान में पहला अमेंडमेंट करने वाला व्यक्ति कौन था? संविधान बनते ही पहला अमेंडमेंट नेहरू ने किया। और क्या किया? जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करने का, उसे कहीं कुंद करने का, कम करने का काम किसने किया? नेहरू ने किया। उसके बाद संविधान के प्रियम्बल को चेंज करने का काम किसने किया? पिताजी ने किया, राजीव गांधी ने किया। 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं, ज्यादातर लोग अमेंडमेंट इन्होंने किए। मोदी के समय में 8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं बस। उसमें भी क्या है? जीएसटी लिया है, महिला रिजर्वेशन लिया है, और एक नॉर्थ ईस्ट का कुछ था, थोड़ा सा वो प्रारूप चेंज करना था, वो लिया है। 370 हटा दिया। इस तरह के 8 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, जिसका मुझे लग रहा है कि कोई फर्क तो मुझे, अगर देश की समृद्धि में या देश के हक में ही फैसले हुए, उन्होंने कोई संविधान तो चेंज नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसा लॉ तो नहीं लिया है कि मेरी मदर एक्सपायर हो गई है, उनका जो प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस में मुझे मिलनी है, तो मैं संविधान चेंज कर दूं। वो तो नहीं जी, उन्होंने जी। किया ना। उन्होंने वो काम किया कि 370 हटा, तो वहां के कितने हजारों दलितों को फायदा मिला, पूरी कश्मीरी जनता को, आवाम को फायदा मिला। उन्होंने तो वो काम किया। संविधान बदलने वाले संविधान को बचाने वालों से पूछ रहे हैं। दूसरी चीज, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा? हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। संविधान में संशोधन करके ही होगा ना। संविधान कौन बदल रहा है? जी, उन्होंने कहा हम लोगों को पैसा देंगे, तो पूरा फाइनेंस बिल उन्हें लाना पड़ेगा, पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, उसमें संविधान संशोधन होगा। संविधान में कौन चेंज कर रहा है? यही चेंज कर रहे हैं ना। तो संविधान, इनके मैनिफेस्टो पढ़िए, 10 जगह ऐसा होगा जहां ये संविधान बदल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि संविधान बदल रहा है। दूसरी, मैं कहीं सुन रहा था, बहुत मार्के की बात सुन रहा था, मोदी इस पूरे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर से चुन के आता है, वोटिंग के माध्यम से चुन के आता है। अगर वो डेमोक्रेसी को चेंज कर दे, और इस वोटिंग स्ट्रक्चर का तो फायदा ही मिल रहा है ना मोदी को। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है देश में फिलहाल? जो वोटिंग, जो इलेक्टोरल पॉलिसी है, इलेक्टोरल सिस्टम है, उसका मोदी निरंतर जीतता आ रहा है। 3 चुनाव गुजरात में जीते, 3 चुनाव अब जीत जाएंगे। तो वो इस जो स्टेबलिश सिस्टम जो उसे सपोर्ट कर रहा है, उसे क्यों चेंज करेगा? तो ऐसा कोई सिस्टम क्यों लाएगा कि जनता नाराज हो जाए और कुछ और उल्टा पड़ जाए? जो चल रहा है वो चलने देगा। तो संविधान क्यों चेंज करेंगे? मुझे ये नहीं समझ। क्योंकि प्रोपेगेंडा इन्होंने इस तरह का फैला दिया कि कल परम पूजनीय सरसंघचालक जी को बयान जारी करना पड़ा कि हम रिजर्वेशन नहीं बदल रहे हैं, संघ का पक्ष है रिजर्वेशन के पक्ष में। वहां से बातें उन्हें कहनी पड़ी। तो मिसकम्युनिकेशन ग्राउंड पे इतना करने का प्रयास है। और बीजेपी साफ साफ समझ रही है, अगर ये अभी तय नहीं हुआ, ये खबर निकलती है, एकदम पकड़ ली जाती है। देखिए, बीजेपी ने 5 साल में बहुत काम किया, लेकिन बीजेपी की एज अ पार्टी में सबसे बड़ी कमी रही इस सरकार की कम्युनिकेशन की। किसान आंदोलन हुआ, बीजेपी कम्युनिकेट नहीं करती। सीए हुआ, बीजेपी कम्युनिकेट नहीं करती। पहले क्या होता था, जब अटल बिहारी की सरकार थी, शाम को 5 या 6 बजे प्रमोद महाजन रोज आते थे, जो पूरे दिन की खबरें थी उनका खंडन करते थे। ये कहते थे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं ऐसे। बीजेपी को ये चाहिए था कि शाम को 6 बजे रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, दिन में जितने मुद्दों में बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करती, अपनी पॉलिसी क्लियर करती, कोई चीज है तो क्यों है। लेकिन वो कम्युनिकेशन गैप था। लेकिन वो समझा और चुनाव में उस जो फेलियर थी उसे कहीं ना कहीं कम करने का काम किया। अब कोई खबर आती है, वीडियो आती है, सीधा पुलिस गिरफ्तारी कर लेती है। रिजर्वेशन पे बात आती है, सीधा बयान जारी होते हैं। मोदी रैली से बोलते हैं। इसलिए ये अब फायदा होता दिखाई दे रहा है। और ये मुझे लगता है कि बीजेपी को स्ट्रेटेजी अगले 5 साल भी करनी चाहिए, ये नहीं कि 5 जून से वो फिर ढीले पड़ जाए। इसलिए बीजेपी का जो नैरेटिव है ना, ग्रैंड नैरेटिव है, उसमें कहीं ना कहीं जो कमी रह जाती है वो ये छोटी। इनको शायद से ये डर है कि इन पर कोई आफ़त आने वाला संशोधन ना हो जाए। दरअसल बात ये है। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? संशोधन होंगे, निश्चित रूप से होंगे, बड़े संशोधन होंगे। डिफेंस हो, फाइनेंस हो, सोशल स्ट्रक्चर हो, वो सब संशोधन होने। इन्हें दिक्कत ये है, क्या वो संशोधन जिस तरह की अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो या फिर ऑनलाइन की पॉलिटिक्स हो, उन्हें ये कहीं खत्म ना कर। रीजन क्या है? हमने देखा 80 का दौर देखा, वो मंडल कमंडल की राजनीति का दौर था, वो 2010 तक भी आया। लेकिन उसके बाद इस तरह का एक सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन आया और तरह की चेंजेस जो आए हैं, उससे युवा का राजनीति को देखने का, समझने का तरीका बदला। जनता मैच्योर हो गई। अब कोई घटना होती है, घटना बाद में होती है, पहले पब्लिक को पता लग जाता है। उसके ऊपर जी, 1000 वीडियोस आ जाती हैं, 500 उसको उसके
पॉजिटिव को एनालाइज करती है, 500 के नेगेटिव को एनालाइज करती है, जनता सबको देखती है और समझ जाती है क्या बना लेती है। मैं थोड़ा-सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। अभी लोग कहते हैं ना कि मीडिया बहुत खराब है इस देश की। मैं कह रहा हूँ आज ही मीडिया सबसे अच्छी है। इधर कोई घटना घटित हुई, जो मोदी जी ने एक बिल लाया, मान लीजिए किसान आंदोलन का बिल लाया, मुझे वो बिल समझना है। तो बिल में क्या खासियत बात है, तो मैं सुधीर चौधरी के शो को देखूँ, मुझे 10 खूबियाँ बता दूँगा। मुझे देखना इसमें क्या खराब है, मैं रवीश का वीडियो देखूँ, वो 10 बेकार बता दूँ। मुझे पता लग गया इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अब मैं अपना माइंड मेकअप करता हूँ। इससे अच्छा कहाँ था, पहले तो एक ही पक्ष था ना, पहले तो मीडिया और एडिटर जो लाइन्स लिखते थे, ऑपेड लिखते थे, वो एडिटर तय करते थे। अब जनता तय करती है कि वो चीजें क्या, इसलिए जो को नैरेटिव फॉर्म का वो खराब हो गया। मोदी काम कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, हर जगह बेंचमार्क इतने ऊपर सेट कर दिए। अब ये कहते हैं कि हम साल में 5 साल में 4 मुख्यमंत्री लाएंगे और प्रधानमंत्री लाएंगे, तो ये इस तरह का नैरेटिव लाते हैं। संजय राउत ने तो खुदा को तो डुबाया था, राहुल को भी नैया में से छेद करना शुरू कर दिया था। तो उन लोगों को ये डर है कि मोदी कोई ऐसे रेडिकल चेंजेस ना लिया है। मोदी खुद कह रहे हैं कि मैं 1000 साल की राजनीति की तैयारी कर रहा हूँ। तो उन लोगों को डूबती हुई नाव और तेजी से न डूबने लगी, इसलिए उन्हें लग रहा है कि कुछ चेंज होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसा चेंज होगा जो भारत को नेगेटिवली बदलेगा या भारत के संविधान पे हमला होगा, जो नेसेसरी चेंज है। जीएसटी नहीं आना चाहिए था, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जीएसटी लाने की सोची, उसके बाद 10 साल क्यों रुका रहा वो जीएसटी, क्या 370 नहीं हटना चाहिए था। ये इस तरह के जो चेंजेस आएंगे जो ग्राउंड पे हमें दिखाई देगा, जिसका वो मोदी लाने वाले हैं। अब डिफेंस मान लीजिए, हम अब तक देखते थे कि डिफेंस में हम सब चीज इंपोर्ट करते थे, अब भारत एक्सपोर्टर बन रहा है। $5 बिलियन का लास्ट ईयर हमने एक्सपोर्ट किया, 5 से 8 से 7 लाख। अर्मेनिया को हम हथियार बेच रहे हैं, फिलीपींस को बेच रहे हैं। हम 200-250 ऐसी वस्तुएं जिनका हमने इंपोर्ट बैन कर दिया। क्या ये चेंजेस नहीं आने चाहिए थे डिफेंस? सेमीकंडक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, 50,000 करोड़ का हमने पूरा एक स्कीम तैयार की है सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने की। वो हाल ही में सबसे पहली सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगी थी 1980 में, उसमें रस्ते में स्थिति में आग लग गई। उसके बाद क्यों सेमीकंडक्टर को प्रमोट नहीं किया गया? क्यों स्टरलाइट का प्लांट था तमिलनाडु में, उसमें कॉपर का सबसे बड़ा प्लांट था, भारत की पूरी जरूरत को पूरा करता था, क्यों बंद करवा दिया गया? ये चीजें तो उनके पास 10 साल का टाइम था, क्यों नहीं किया? उन्होंने सिर्फ गड्ढे खुदवाए मनरेगा में और अनाज बांटा। अब उसी चीज को वही चाह रहे हैं, मोदी भी वही करे, लेकिन वो नहीं कर रहा, वो अलग तरीके से सोच रहा है। युवाओं की जो एस्पिरेशन है, नए जमाने के हिसाब से जो युवा सोच रहा है, उसने उस चीज को पकड़ा, उस हिसाब से वो काम कर रहा है। तो इन्हें लग रहा है दरअसल इन्हें संविधान बदलने का डर नहीं है, इन्हें ये डर है जो हम सोचते हैं, जो जिस तरीके से हम करना चाह रहे हैं ऐसे क्यों नहीं करता। दिक्कत यहाँ है, मेरी तरह सोचे तो सब सही और मेरे से अलग सोचे तो सब गलत। ये गांधी परिवार की जो मेंटेलिटी है ना, इसलिए वो उन्हें लेके बहुत सही कहा आपने, बहुत बड़ी बात कही है क्योंकि नरेंद्र मोदी 24/7 काम करते हैं और ये तो भारत में ही नहीं रहते हैं, काम तो ख़ैर के क्या करेंगे। अच्छा, इस समय कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी अनरेस्ट दिखाई दे रहा है जिससे लोग छोड़-छोड़ के जा रहे हैं एक बात, लेकिन गांधी परिवार के अंदर खाने भी काफ़ी झगड़े चल रहे हैं। मीन्स मतलब इनके जो दामाद हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि मेरा चुनाव लड़ने का मन है, जैसे कि मतलब उन्हें ये कह रहे हो कि आप ही टिकट दे दीजिए मुझे और उन्हीं सीटों से प्रियंका और राहुल लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या वजह है? सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा और ये लगभग मैं पिछले 1.5 महीने 2 महीने से देख रहा हूँ कि जो गांधी परिवार है, अभी तक तो हमें कांग्रेस हताश निराश दिखाई दे रही थी। गांधी परिवार भी उसी मनोस्थिति, जो गांधी परिवार के अंदर होता है ना, वही पार्टी हो और परिवार के अंदर दरअसल क्या है, जो कांग्रेस परिवार की जो राजमाता है, वो चाहती है कि सत्ता मेरे बेटे को, बेटा काबिल नहीं है, बेटी चाह रही है कि मैं वहां जाऊं, काबिल वो भी नहीं है। ऐसा उसे वो भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं काबिल, काबिल को भी नहीं है। क्या है कि प्रियंका भी उतनी एक्सपोज नहीं हुई पड़ती, कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाख की खुली खाक की, वो प्रियंका की। अब वहां पे ये लड़ाई है कि सत्ता किसे मिलेगी। 4 जून को अगर राहुल गांधी बहुत बड़े मार्जिन से इस चुनाव को हारते हैं और वो निश्चित हार रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं कि 40 से नीचे आ रहे हैं, यानी कि 52-53 से वो 40 से भी नीचे आ रहे हैं, तो संगठन की होगी, फिर किस तरह की जड़ों संगठन में मचेगी, संगठन में से ही आवाज आने लगेगी
राहुल की जगह किसी नए व्यक्ति को लाए, गांधी परिवार से ला नहीं सकते तो प्रियंका ही वहां आएंगे। अभी गांधी परिवार कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं वो प्रियंका के साथ। डीके शिव उप मुख्यमंत्री कर्नाटक प्रियंका के, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ प्रियंका के, आपके राजीव शुक्ला प्रियंका, चन्नी साहब प्रियंका, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो प्रियंका के ग्रुप के हैं। सचिन पायलट वो भी प्रियंका के, लेकिन फिलहाल पार्टी में राहुल गांधी और उसके लोगों का, किसी वेणुगोपाल का है, आपके जयराम रमेश का है, और एक ये जेएनयू की सलाहकार वामपंथी लॉबी का। 4 जून के बाद कांग्रेस के ही लोग कहने लगेंगे कि भैया इन्हें हटाओ, वरना जो ये थोड़ी बहुत बचा है हमारा, हमें पब्लिक जूते ना मारने लगे, कोई और लाओ। कम से कम 2-4 साल 5 साल ये नैरेटिव तो चलाएंगे कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। राहुल गांधी खुद इतनी बार लॉन्च हो चुके हैं, लॉन्च रॉकेट तो शायद किसी ने लॉन्च नहीं किए, इतनी बार राहुल गांधी लॉन्च हो चुके हैं। प्रियंका के ऊपर 5-4 साल खपा दिए जाएंगे तो कम से कम कुछ समय कटेगा, तो वो तैयार है। दूसरी चीज, भैया दीदी ने सोचा अमेठी से चुनाव लड़ा है। अब मैं आपको एक छोटी चीज समझाता हूँ। राहुल गांधी ऑलरेडी वायनाड से चुनाव लड़ चुके हैं, वो अमेठी से चुनाव 2 सीटें हैं तो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़े तो ये है कि राहुल गांधी तो भगोड़ा है, उत्तर भारत का राजनीति नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो खुद कह चुका है उत्तर भारतीयों से अच्छे दक्षिण भारतीय हैं, उनमें ज्यादा दिमाग है, पॉलिटिकली मैच्योर है। दूसरा केस बनता है वो लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे। एक स्थिति है, अगर वो हार गए तो ये हो जाएगा स्मृति ईरानी ने 2 बार हरा दिया, मतलब खेल और खराब, वो जीत गए। जीत कौन सी वायनाड छोड़ेंगे कि अमेठी छोड़ेंगे? अमेठी छोड़ेंगे तो कहेंगे कि ये तो हमारा यूज करने आता है, वायनाड छोड़ेंगे तो वही कहेंगे कि भाई वहाँ के कम्युनिस्ट क्या कहेंगे, भैया जब तक इसकी वहां फंसी हुई थी तो यहाँ आ गया फायदा उठाने, इंटरेस्ट नहीं है, ये यहाँ भी भगौड़ा है। तो राहुल गांधी उस सिचुएशन में फंस चुके, लड़े तो दिक्कत, ना लड़े तो दिक्कत, जीते तो दिक्कत, हारे तो दिक्कत ही दिक्कत। वो स्थिति होगी। दीदी दीदी रायबरेली से नहीं लड़ना चाहती क्योंकि वो हार गई, तो वो जो ग्रैंड प्लान लेके बैठी है 4 जून के बाद का, वो दिक्कत हो जाएगी। वहां से जीती तो भैया को दिक्कत हो जाएगी कि भाई इसका क्लेम और मजबूत हो गया। इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि भैया और मम्मी और जीजा जी सब अपनी कोटी फिट करने में लगे हुए हैं, इस तरीके से पार्टी के ऊपर कब्जा हो और जो इसके एसेट्स हैं वो हमारे पास आ जाए, और जो थोड़ी बहुत कमाई है तेलंगाना से, कर्नाटक से, वो हमारे पास इस तरीके से। 4 जून के बाद देखिएगा 2 बड़ी पार्टियां, एक बड़ी एक छोटी पार्टी है, जिनमें वर्टिकल स्प्लिट हुआ या कम से कम उनका प्रारूप चेंज है, वो है कांग्रेस, दूसरी है आम आदमी पार्टी। तो ये 2 पार्टी ऐसी हैं जो 4 जून के बाद, मैं ये नहीं कह रहा 5 जून को ही हो जाएगा, 6 महीने साल भर, किसी राजनीतिक जीवन में बहुत लंबा समय नहीं होता, आपको बड़े चेंजेस इन 2 संगठनों में आपको दिखाई देंगे, भगदड़ दिखाई देगी, टूट दिखाई देगी, और जो उनके स्थापित नेता हैं उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर गिरता हुआ आपको 4 जून के बाद राजनीति बहुत अच्छी। आपने बहुत अच्छी बात की और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला और दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। शिवम जी बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।